गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। जो है आज हमारे कुछ फैक्ट प्रीलिम से जुड़े हुए, GS3 से जुड़े हुए, GS3 अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, GS3 अगेन एग्रीकल्चर एंड इंडियन पॉलिटी। जो इंडियन पॉलिटी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आरटीआई के बारे में। बेसिकली हम आरटीआई के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो अभी न्यूज में रहा है कैटरीन प्रयोग, वो हम जानेंगे। एग्रीकल्चर में कैसे जो पराली जलाने से पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है दिल्ली में, और मोस्टली जो फार्मर्स होते हैं वो पंजाब और हरियाणा के, वो जलाते हैं उनको पराली। वो होता है कि जब एक बार हमने अपना पूरा हार्वेस्ट कर दिया, सारी चीजों को गैदर कर दिया, तो हम जब बचा हुआ चीजें होती हैं उसको हम जला देते हैं। जो विंड के थ्रू फ्लो होके जो पोल्यूशन है वो दिल्ली के साइड आता है। तो विंड के फैक्टर के वजह से ये पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। साथ ही साथ जो हम जलाते हैं उसमें से कई सारे पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं, उससे भी पोल्यूशन काफी इंक्रीज होता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ पढ़ेंगे कि हम सिलिकॉन चिप के बारे में, जो काफी तेजी से इसे विकसित करने का प्रयोग किया जा रहा है। एग्रीकल्चर अगेन कि अगर हम अपने वेजेस को डाइवर्सिफाई करें, अगर हम वर्क को डाइवर्सिफाई करें, तो जो हमारे लेबर हैं, जो फार्मर है, उनको सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि उनके पास डाइवर्स चीजें होंगी अपने आप के लिए, पैसे अर्न करने के लिए, जो उनको जब ऐसा कंडीशन आएगा, क्लाइमेट चेंज या मार्केट वोलेटिलिटी, जिसमें उनको पैसे की जरूरत है, तो वो उस पैसे का यूज कर सकते हैं। साथ ही हम बिहू के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बिहू एक ट्रेडिशनल फोक डांस है, किसका, असम का। ठीक है, तो हमारा जो फोक डांस है जो हम देख रहे हैं, गुवाहाटी में रोंगाली बिहू उत्सव के लिए एक मंडली ने प्रदर्शन किया, जो असमिया नव वर्ष का प्रतीक है। बिहू असम का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और कृषि त्योहार है, जो इस क्षेत्र की भावना, लय और कृषि विकसित का प्रतीक है। ठीक है, तो बिहू एक ट्रेडिशनल फोक डांस है, कहाँ का, असम का। हाल ही में हमने क्या बनाया है, रोंगाली बिहू को मनाया है, जो किस लिए मनाया जाता है, जब अपने फसल को फाइनली हम क्या करें, इकट्ठा करें, या जब हम बीज बोने के लिए जा रहे हैं, तो उस बिहू को मनाया जा रहा है। असम में हम 3 टाइप के बिहू मनाने का फेस्टिवल देखते हैं, जो कि अलग अलग महीने में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जो बिहू के प्रकार है, फर्स्ट है रोंगाली बिहू। फर्स्ट है रोंगाली बिहू। रोंगाली बिहू में क्या होता है, रोंगाली बिहू, ठीक है। इसके किस ट्रेडिशन के लिए, इसको बोहाग बिहू के लिए भी जाना जाता है। इसको अप्रैल में नॉर्मली मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन असमिया नववर्ष होता है और साथ ही बुआई के मौसम की शुरुआत भी होती है। तो किसके लिए ये हो रहा है, बुआई के लिए। रोंगाली बिहू फॉर बुआई। पोंगाली बिहू, पोंगाली बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है, और ये फसल की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जब हमने एक बार बीज बो दिया, तो हमारा काम फसल का सुरक्षा करना भी है, इसलिए भी ये बिहू मनाया जाता है। और कब मनाई जा रही है, अक्टूबर में। नेक्स्ट इज भोगाली बिहू या माघ बिहू। इसको हम मनाते हैं जनवरी में। और ये क्यों है, क्योंकि इसमें हमने दावत शामिल की है, दैट इज हार्वेस्टिंग। ये हार्वेस्टिंग के टाइम के बारे में बात की जाती है, और ये अगर हम जब सीड को सोइंग करते हैं तब के बारे में बात की जा रही है। दैट इज अब बिहू का त्योहार, जो ट्रेडिशनल फोक डांस की तरह मनाया जाता है। माना जाता है कि जो बिहू डांस का है, वो सबसे पहले आर्य के टाइम पे था, 3500 ईयर्स BC ईयर्स अगो। उस टाइम पे ये मनाया जा रहा था। और सबसे पहले जो बिहू डांस की गई थी, वो 1635 के लमसम आसपास की गई थी। ठीक है, और ये उस टाइम से सांस्कृतिक महोत्सव की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है अपने असम में।
नेक्स्ट इसको अगर हम देखें तो जो बिहू नृत्य, ढोल, ड्रम की थाप और पारंपरिक गीत शामिल होते हैं। इसमें जो आसामी समुदाय है, ये जो समुदाय ऐसा है, ये जो समुदाय जो आसामी बिहू मना रहे हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन और कम्युनिटी के लिए नहीं है, बल्कि ये सभी लोगों के लिए है। इट इज अ काइंड ऑफ गैदरिंग कि सारे लोग आते हैं, मिलते हैं और इस त्योहार को मनाते हैं। तो ये कैसा त्योहार है? धर्म या जातीयता की परवाह किए बिना लोकप्रिय है। इसमें कोई भी लोग शामिल होता है, किसी भी रिलीजन का लोग शामिल होता है। इसमें कोई पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बात नहीं की गई है या कम्युनिटी के बारे में बात नहीं की गई है। 2023 में इन लोगों ने अपना नाम जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाया, क्योंकि इसमें क्या है, कई सारे लोगों ने बिहू नृत्य किया था। तो बिहू नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाने वाला एक जीवंत लोक नृत्य, जिसमें तेज गति वाले कदम और लयबद्ध संगीत की विशेषता होती है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो कि ये सिर्फ पुरुष करती है या सिर्फ महिला करती है। बिहू नृत्य है, दोनों करते हैं, पुरुष भी कर रहे हैं और महिलाएं भी कर रही हैं। और इसमें जो हम इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं वो ढोल, पेपा, ताल, ये सारे जो वाद्य यंत्र हैं, जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस उससे रिगार्डिंग कि कैसे आ सकते हैं। रोंगाली बिहू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे असामिया नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। हाँ, इसे असामिया नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ये फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, ठीक। और इसमें ढोल और पेपा जैसे वाद्य यंत्रों के साथ पारंपरिक नृत्य और संगीत किया जाता है। तो हमारा क्या ऑप्शन है? डी ऑप्शन, कि जब हम मौसम की शुरुआत कर रहे हैं फसल के, तभी इसको मनाया जाता है। और लास्ट में जब गैदर किया जाता है तब कौन सा मनाते हैं? भोगाली बिहू, भोगाली बिहू मनाते हैं। नेक्स्ट में ये है कि कैसे जो लैंड फार्मिंग, जिसके पास लैंड है, जो फार्मर है, वो कैसे अपने आप को डाइवर्स चीजों में इंगेज किए हुए हैं, जिससे उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो रही है। और साथ ही साथ वो सिर्फ अपने एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं और लेबर एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो रही है। एज वी नो, इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री जिसका मेन सोर्स किससे आता है? लोगों का एग्रीकल्चर से। तो हाल ही में हुए एक अध्ययन में पाया गया है कि गैर कृषि गतिविधियों में संलग्न भूमि धारक किसान अपने खेतों पर श्रम उपयोग दक्षता में सुधार करते हैं। इन गतिविधियों में प्रवास, स्थानीय व्यवसाय या कौशल आधारित नौकरियां शामिल हो सकती हैं। निष्कर्ष 2010-24 के बीच 8 भारतीय राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों से ICRISAT डेटा पर आधारित है। तो जो ये हमने सारी बातें की हैं वो हमने इस डाटा के बेस पे बात की है। इसमें क्या हो रहा है कि जो एक फार्मर है जिसके पास लैंड है, वो माइग्रेट, अपने जब बुआई हो जाता है, जब उगने वाले समय में के बीच में जब टाइम होता है, तब ये लोग किसी और जगह पे माइग्रेट करते हैं ताकि वो अपने वेजेस में इंक्रीमेंट कर सके, या वो कहीं और चीजों से कमा सके, या अपना कौशल दिखा सके, स्किल दिखा सके, उस सब चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जब एक फार्मर अपने दूसरे जगह पे जा रहा है कमाने के लिए, तो वो वहां के लैंड पैटर्न को देखता है। अगर वो लैंड पैटर्न उसको पसंद आती है तो वो वही चीज जब वो वापस रिटर्न होता है अपने गांव में तो उसको यूज करता है, जिससे वहां के लैंड की एफिशिएंसी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। साथ ही साथ जो जिसके पास ज्यादा लैंड है वो क्या कर रहे हैं कि वो दूसरे छोटे किसानों को अपने ही खेत में एक लेबर की तरह काम दे रहे हैं, जिससे ये जो लेबर है उनके पास भी काम बढ़ रही है, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है कि उनके श्रम उपयोग की दक्षता में सुधार आ रहा है। डेटा का स्रोत क्या है? दक्षिण एशिया परियोजना में ग्राम गतिशीलता 2010-24 के तहत ICRISAT द्वारा एकत्रित, ठीक है। इस इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक एरिया का ये जिसका फुल फॉर्म है, ये इसे एकत्रित किया गया है। हमने ये जो पढ़ाई है, जो ये रिसर्च है, वो कौन से इंडिया के स्टेट में किया है? तो नॉर्मली हमने किया है उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को कवर किया है। यहाँ के फार्मर को हमने देखा और फार्मर को देखने के बाद हमने इसमें सर्च किया कि किस तरीके से जो
फार्मर है वो अपने खेतों में दक्षता को बढ़ा रहे हैं, कैसे वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट कर रहे हैं और उनके पैटर्न को देख के अपने गांव वापस आने पे पैटर्न को यूज कर रहे हैं। इनका कार्य प्रणाली क्या है कि श्रम उपयोग दक्षता का आकलन करने के लिए डेटा डेवलपमेंट एनालिसिस का उपयोग किया गया, जो समान कार्य प्रक्रियाओं की आवश्यकता के बिना श्रमिकों की दक्षता की तुलना करता है। इसका प्रमुख निष्कर्ष हम सब निकाल के हमने क्या देखा कि जो प्रवासी किसान है उन्नत कृषि तकनीकों और प्रथाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं और वापस लौटने पर उन्हें लागू करते हैं। तो इस रिसर्च करने से हमें पहला चीज मिला कि जो भी माइग्रेंट किसान होते हैं, माइग्रेंट फार्मर, ठीक है, वो जाते हैं दूसरे देश में, वो दूसरे राज्य में जाते हैं, वहां के कृषि तकनीकों को देखते हैं, उनके प्रथाओं को देखते हैं और फिर जब ये वापस लौटते हैं तो उन्हें अपने खेत में लागू करते हैं, जिससे उनकी लैंड फार्मिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। निष्क्रिय महीनों के दौरान गैर कृषि रोजगार आय उत्पन्न करने में मदद करता है, श्रमिकों के निष्क्रिय समय को कम करता है। मतलब कि जो भी ऐसे समय, जो टाइम पीरियड ड्यूरेशन बाकी है, उसमें जो किसान है वो अपने आप को गैर कृषि रोजगार में लगाते हैं, जैसे जो एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग नहीं है, जैसे स्किल में हो गया या कहीं जॉब कर रहे हैं या अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर दिया छोटा सा, तो उसको कहते हैं गैर कृषि रोजगार, जिसमें उनको अब सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है। बड़े किसान अक्सर अपनी अनुपस्थिति में मजदूरों को काम पर रखते हैं, जबकि परिवार के सदस्य छोटी जोतों का प्रबंधन करते हैं। तो जो बड़े किसान है जिनके पास ज्यादा जमीन है, वो अपने गैर मौजूदगी में दूसरे किसान को क्या देते हैं, एक मजदूरी का काम करते हैं, जिनसे इनके पास भी एक क्या आ रही है, जॉब आ रही है और ये सिक्योर महसूस कर रहे हैं, एटलीस्ट इनके पास थोड़े पैसे आ रहे हैं इसके वजह से, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें, इसकी क्या इंपॉर्टेंस हो जा रही है, तो इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है कि जो फार्मर है वो दूसरे कामों में अपने आप को एंगेज कर रहा है, तो इसकी हमारे लिए क्या उपयोग हो सकती है, ठीक है। तो पहला है कृषि विविधीकरण और स्थिरता। तो जो फार्मिंग डाइवर्सिफिकेशन होगा और स्टेबिलिटी इससे क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि जो गैर कृषि गतिविधियां है वो आय स्रोतों में विविधता लाने में मदद करती है, जिससे जलवायु झटकों और बाजार की अस्थिरता से होने वाले जोखिम को कम किया जा सकता है। तो एज आई हैव सेड, अगर हम अपने आप को किसी और काम में एंगेज करेंगे तो हमें हो सकता है कि पैसे और मिले, और पैसे मिलने से क्या होगा कि हमें थोड़ी सी स्थिरता महसूस होगी। अगर हमारा मार्केट भी अस्थिर है, जो सामान है वो कभी कम या ज्यादा हो रहा है, जिससे हमें प्रॉफिट नहीं हो रही, जिससे जितना हमने अपने सामान को उगाना अपने प्रोडक्शन में किया है, तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट इनको अपना एक सिक्योरिटी और सेफ्टी महसूस होगी और पैसों के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगा अगर हम अपने आप को गैर फार्मिंग में या नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंगेज करते हैं। यह खेती में लचीलापन बढ़ाता है, कृषि में पुनर्निवेश को सक्षम बनाता है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये रिजिड वे में नहीं चल रही है कि सिर्फ फार्मिंग करनी है, या हमें अपने खेत में और कोई कुछ अच्छे तरीके से अगर देखा जाए तो हम और फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं या कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिशनली वे में चले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि अब जब फार्मर किसी और स्टेट में जाएगा, वहां के खेती करने के स्टाइल को देखेगा और अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो वापस अपने खेत में आके उसको यूज करेगा, जिससे क्या होगा, उसकी जो फार्मिंग होगी वो एफिशिएंट होगी। नेक्स्ट, श्रम दक्षता और उत्पादकता। इसमें जो गैर कृषि क्षेत्रों में निवेश से समय प्रबंधन, कौशल और प्रौद्योगिकी को अपनाने में सुधार होता है। जब सभी क्षेत्रों में कार्यबल आवंटन को अनुकूलित किया जाता है तो श्रम दक्षता में सुधार होता है। तो जो भी लेबर कैपेबिलिटी है, हम अगर अपने आप को गैर कृषि क्षेत्रों में लगा रहे हैं, जैसे किस किस चीज में, स्किल में लगा दिया या इंडस्ट्री में लगाया या ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों में जो अपने आप को समय प्रबंधन में है उससे लगाया, तो क्या हो रहा है कि हम अपने आप को कहाँ पे दूसरों में निवेश करके अपने ही कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, और इससे क्या होगा, जो कार्यबल है उसमें अनुकूलन किया जा सकता है, समन्वय बैठाया जा सकता है। इससे तीसरा फायदा क्या हो रहा है, अगर जो लैंड फार्मर है वो नॉन में एग्रीकल्चर में लग रहा है तो इसमें ग्रामीण रोजगार मिल रही है, क्योंकि जो जिसके पास ज्यादा लैंड है वो
अपने गैर मौजूदगी में छोटे जो किसान हैं उनको एक मजदूर की तरह काम दे देते हैं, जिससे उनको पैसा रोज पहुंचता जाता है हर महीने, और उनकी भी जो बेसिक नीड है वो एटलीस्ट फुलफिल हो जा रही है। नीतिगत निहितार्थ अध्ययन में किसानों को ऋण बाधाओं को दूर करने में मदद करने के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता का सुझाव दिया गया है। नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जैसे कौशल विकास, आसान ऋण पहुंच, ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देना। तो उसके अलावा और कंक्लूड क्या किया जा सकता है, और सोल्यूशन वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है हमारे पॉलिसी मेकर के लिए, कि उन्हें कोशिश करना चाहिए कि जो कौशल विकास में, जो स्किल डेवलपमेंट में है, उसको और ज्यादा मजबूत बनाए। जो हम ऋण लेने की प्रक्रिया है उसको भी थोड़ा कम करें, जो इंटरेस्ट है उसको कम करें, कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करें, और ग्रामीण सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा दे। तो जो जितनी भी लघु उद्योग है जिसमें किसान अपने आप को लगा रहे हैं उसको भी ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करें। जो हमें पॉलिसी मिली है, जो हमें बोला जाता है वोकल फॉर लोकल, तो वो चीज हम क्या करें, पहुंचाए, हम उनके चीजों को खरीदे, उनके इंपॉर्टेंस को समझे, और उससे क्या होगा, जो छोटे लोग होंगे, ग्रामीण के जो छोटे किसान होंगे, वो इस चीज को समझेंगे और उनकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ेगी, थोड़ा कॉन्फिडेंट आएगा, और वो सिर्फ सिर्फ एग्रीकल्चर में ना लग के बाकी अदर वर्क में भी अपने आप को एंगेज करेंगे, जो कि अल्टीमेटली इंडिया के लिए ही बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं अभी क्या पढ़ने, सिलिकॉन चिप के बारे में पढ़ने, क्योंकि सिलिकॉन चिप आजकल हम ज्यादा से ज्यादा यूज करने की बात कर रहे हैं। सिलिकॉन चिप में क्या हो रहा है, हाल ही में अभी जो हमारा न्यूज है उसमें देखा है कि सिलिकॉन फोटोनिक्स में एक बड़ी सफलता की रिपोर्ट दी गई है। लघु लेजर को सीधे सिलिकॉन चिप्स पर सफलतापूर्वक एकीकृत करना, जिससे उच्च गति ऊर्जा कुशल कंप्यूटिंग में एक प्रमुख तकनीकी बाधा दूर हो गई है। इस सिलिकॉन का नॉर्मली क्या यूज हुआ है कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने सिलिकॉन फोटोनिक्स का यूज किया है। सिलिकॉन फोटोनिक्स दैट मींस लाइट, सिलिकॉन लाइट का यूज करके हमने क्या किया, एक एनर्जी क्रिएट की, जिससे जो डाटा है जो पहले ट्रेडिशनल वे में भेजा जाता था, उस सिलिकॉन चिप के यूज करने से जो डाटा का ट्रांसफर है वो बहुत ज्यादा फास्ट होगा, थोड़े से समय में बहुत ज्यादा डाटा को हम भेज सकते हैं। तो शोधकर्ताओं ने मानक सिलिकॉन वेफर्स पर सीधे गैलियम आर्सेनाइड आधारित लेजर विकसित किए हैं, जिसमें वर्तमान चिप निर्माण प्रक्रियाओं के साथ एकीकरण संभव हो गया है। यह नवसंचार डेटा ट्रांसमिशन गति में भारी सुधार कर सकता है, ऊर्जा हानि को कम कर सकता है और अधिक कुशल कंप्यूटिंग को सक्षम कर सकता है, विशेष रूप से डेटा केंद्र और एआई कंप्यूटिंग सिस्टम के लिए। तो सिलिकॉन चिप पे लेजर लाइट से यूज करके हमने देखा कि किस तरीके से जो सिलिकॉन है वो हम यूज करके क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये क्या है, सिलिकॉन फोटोनिक्स, एक ऐसी तकनीक जिसमें चिप्स के भीतर और उनके बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रॉन के बजाय प्रकाश फोटोन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रयोग ना करके हम लाइट का प्रयोग कर रहे हैं, लेजर का प्रयोग कर रहे हैं, और इससे क्या हमें लाभ होने वाला है, तो हम डाटा ट्रांसमिट जल्दी कर सकते हैं, उच्च बैंडविड्थ, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या होगा, समय होगा, कम बिजली की खपत भी कम होगी, ज्यादा इसमें बिजली का यूज नहीं होगा, और कम टेम्परेचर भी होगा। तो इस सारे चीजों के वजह से जो हमारा डाटा है उसको वेरी इजीली हम लोग एक दूसरे से दूसरे जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें चुनौतियां क्या होने वाली हैं कि जो सिलिकॉन में अप्रत्यक्ष बैंड गैप होता है और यह कुशलता पूर्वक प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता। गैलियम आर्सेनाइड में प्रत्यक्ष बैंड गैप होता है, लेकिन संरचनात्मक रूप से सिलिकॉन से मेल नहीं खाता है। तो हमने जो सिलिकॉन में यूज किया है वो हमने गैलियम आर्सेनाइड पे यूज किया, लेकिन इसमें कई ज्यादा क्या है, बैंड गैप है, लेकिन ये सिलिकॉन के लिए नहीं बना हुआ है, सिलिकॉन के स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग है। सफलता क्या मिली है, शोधकर्ताओं ने दोष रहित इस लेजर को सीधे सिलिकॉन पर विकसित करने के लिए नैनो रिज ट्रेंच डिजाइन का उपयोग किया। तो हालांकि हमारे में क्या है, हमने इस पे जो यूज किया गैलियम आर्सेनाइड में, इसमें क्या है, गैप है, बैंड गैप होता है, लेकिन सिलिकॉन में नहीं होता।
तो सिलिकॉन में इसके लिए यूज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे शोधकर्ताओं ने इसको लेजर टेक्निक के मतलब से, लेजर टेक्निक के सिस्टम से यूज कर लिया है, और जिससे क्या होगा, मोनोलिथिक रूप से विकसित किया गया है और हम इसको अब सिलिकॉन चिप में यूज कर सकते हैं। ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हो गई है सिलिकॉन चिप, क्योंकि ये जो हमारी अगली पीढ़ी की कंप्यूटर, जो नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आने वाला है, उसको बढ़ावा देगा। उसमें ऑप्टिकल कंप्यूटिंग, क्वांटम तकनीक और एआई चिप विकास को बढ़ावा दे सकता है। साथ ही साथ हम इसमें क्या कर सकते हैं, इंटर चिप संचार को सक्षम बना सकते हैं। ठीक है, लाइक मतलब हम उसमें डाटा को ज्यादा ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें एनर्जी ज्यादा क्रिएट होगी। साथ ही साथ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे पॉलिसीज को हम एक सक्षम बना सकते हैं, क्योंकि हम खुद अपने इंडिया में सिलिकॉन चिप जैसे चीजों का प्रयोग करके और उसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट करके हम दूसरे से चिप ना प्रोवाइड करा सकते हैं, बल्कि अपने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए दरवाजे खोलता है। खासकर हाल ही में नीतिगत बढ़ाव के साथ इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। चुनौतियां क्या होने वाली है कि वर्तमान परिचालन स्थिति 500 घंटे और कम तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक सीमित है। दीर्घकालिक औद्योगिक ग्रेड व्यावसायिक 120 डिग्री सेल्सियस प्लस से मेल खाने के लिए सुधार की आवश्यकता है। तो अभी हमारे जो वर्तमान स्थिति है वो हम इतने कम तापमान पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें और भी ज्यादा बनाना है, जो 120 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जाएगा, उसके लिए हमें और वर्क करने की जरूरत है। ये है कि सुजीत आर जगदले और जावेद एम शेख IIM अमृतसर द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन में उत्तर भारत में पराली जलाने की समस्या को जांच की गई है, न केवल एक पर्यावरणीय या व्यवहार संबंधी समस्या के रूप में, बल्कि सरकारी तंत्र, बाजार की विकृतियां और नव उदारवादी नीतिगत ढांचों से उत्पन्न एक प्रणालीगत विफलता के रूप में है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम पराली जला रहे हैं तो ये पराली जला क्यों रहा है एक फार्मर, ठीक है, उससे जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्या ये सिर्फ फार्मर के वजह से हो रहा है या फिर सिर्फ गवर्नमेंट के वजह से, लैक ऑफ पॉलिसीज की वजह से, या मिडिल मैन जो है, जो कि हमेशा मार्केट से लेके बाजार फार्मर के बीच में एक वर्क करता है, उसके वजह से? ऐसा किन कारणों की वजह से जो पराली जलाने की समस्याएं हैं वो बार बार बढ़ती जा रही है? क्यों जो फार्मर है वो पराली जला रहा है? तो इसमें क्या है कि एक जो मिशेल फोको है, उन्होंने एक गवर्नमेंटालिटी की कॉन्सेप्ट दिया था। गवर्नमेंटालिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो गवर्नेंस है वो शासन ऐसा चलाएगा जहां पे सीधे नियंत्रण लागू करने के बजाय नागरिकों के बीच स्वनियम को प्रेरित करता है। मतलब गवर्नमेंटालिटी इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस, कि अगर जो गवर्नमेंट रूल कर रहा है तो रूल के साथ ही साथ वो रेगुलेटिव बिहेवियर किसी पे नहीं लगाएगा, बल्कि जो इंसान है वो खुद में ही ये चीजें डेवलप करने की कोशिश करेगी कि वो जो शासन के लिए अपने आप को उस ढांचे में डाले कि खुद ही गलत काम करने से रुके, कि हम उनपे जबरदस्ती कुछ रेगुलेटिव बिहेवियर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो इंसान है वो खुद समझ रहा है और अपने आप को लागू कर रहा है, अपने आप को नियंत्रण में ला रहा है, उसको कहा जाता है गवर्नमेंटालिटी। सेम अगर गवर्नमेंटालिटी का कॉन्सेप्ट अगर हम अभी के टाइम पे फार्मर के लिए देखें या स्टेट में यूज करें, तो हम कहेंगे कि राज्य किसानों को अनाज उत्पादन को अधिकतम करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि उनसे प्रदूषण को स्वयं नियंत्रण करने की अपेक्षा करता है, जिससे परस्पर विरोधी व्यवहार संबंधी अपेक्षाएं पैदा होती है। तो इधर गवर्नमेंटालिटी का कॉन्सेप्ट कैसा हो रहा है, जैसे कि राज्य इवन गेहूं और धान के लिए चीजें क्या कर रहा है, इम्फेसाइज कर रहा है कि लोग उसको उपजाए, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट ये भी अपेक्षा कर रहा है लोगों से कि वो खुद भी पॉल्यूशन को कंट्रोल में करे, ना कि उनके वजह से पॉल्यूशन बढ़े। तो ये अपेक्षा के वजह से और प्रैक्टिकल लाइफ के वजह से दोनों के बीच में सीधे क्या हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रही है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंटालिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा क्यों है कि जो फार्मर है वो सिर्फ और सिर्फ गेहूं के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है या धान के ऊपर ही केंद्रित कर रहा है? बिकॉज ऑफ MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की पॉलिसीज है, वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर, गेहूं और धान के ऊपर प्रोत्साहित किया है, उसके लिए ज्यादा पैसे दे रहा है। तो जो फार्मर है वो सिर्फ और सिर्फ गेहूं और धान के ऊपर ही अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसी के लिए से कृषि करना चाहते हैं।
तो जो खरीद प्रणाली अल्पकालिक लाभ का समर्थन करती है, न कि टिकाऊ खेती का। तो ये सिर्फ किसके लिए है, शॉर्ट पीरियड के लिए हम इसमें से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय के लिए ये ठीक नहीं है। तो और वो क्लाइमेट के लिए भी ठीक नहीं है। तो जो बिचौलिए हैं वो सबसे ज्यादा मूल्य निर्धारण, ऋण और बिक्री चैनलों पर हावी हो जाते हैं, जिससे किसानों पर निर्भरता बढ़ती है। तो जो किसान है वो मिडिल मैन और बिचौलियों पे भी निर्भर करते हैं, ताकि उनका जो सामान होता है, जो गेहूं और धान, उसको वो अगर वो बेचते हैं मार्केट में, तो मिडिल मैन सबसे पहले ज्यादा प्राइजेस लेता है, फिर उसको कहीं जाके मार्केट में पहुंचाता है। इसके वजह से भी इनके क्या हो रहे हैं, सिर्फ एक ही फसल पे ध्यान केंद्रित करने का सिस्टम ज्यादा हो गया है। अब किसान पराली क्यों जलाते हैं, तो इसके प्रणालीगत कारक है, इसके निम्नलिखित कारक है। स्ट्रक्चरल फैक्टर है। स्ट्रक्चरल फैक्टर क्या है कि एमएसपी नीति पूर्वाग्रह, सुनिश्चित खरीद के कारण गेहूं और चावल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि वैकल्पिक फसलों के लिए कोई मूल आश्वासन नहीं है। सिर्फ गेहूं और धान पे अपने आप को फोकस करने के वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम किसी और फसल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उस फसल जिसमें जरूरी नहीं है पराली को जलाना, उस सारे चीजों पे नहीं। क्योंकि अगर एमएसपी गेहूं और धान पे ज्यादा पैसे दे रहा है, तो रेस्ट फसल पे थोड़े कम पैसों के प्रॉफिट दिए जाते हैं। वही कम फसल अवधि, जो खरीफ फसल और रबी फसल के बीच में जो धान और गेहूं का है, वो उसके बीच में नए फसल उगाने में सिर्फ 15 दिन की टाइम रहती है। उस 15 दिन के टाइम के वजह से इनको ज्यादा ऐसा तरीका चाहिए जो कम समय में सारी चीजों को जला दे। तो उसके लिए उन्होंने किसका यूज किया है, पराली का यूज किया है, कि वो एक ही बार आग लगा देते हैं, जला देते हैं, तो वो जल्दी से फसल क्या हो जाता है, जल जाता है, और वो फिर खेत उगाने लायक हो जाता है। किफायती विकल्पों की कमी, वही अगेन हैप्पी सीडर और अन्य मशीनीकृत उपकरण महंगे हैं, खराब तरीके से वितरित किए जाते हैं, और सहायक बुनियादी ढांचे की कमी है। तो अगेन अगर हमारे पास कोई ऐसी मशीनरी होती जो उस चीजों को जल्दी निकाल दे या हटा दे, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। जो छोटे फार्मर है वो उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से इनको जलाने का ही एक टेक्निक ज्यादा आसान दिखाई देता है। नेक्स्ट, बाजार ऋण और बाजार नियंत्रण, बिक्री दोनों के लिए बिचौलियों पर निर्भर है, जिससे वे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। तो हर एक चीज करने के लिए उनको मिडिल मैन जरूरी होता है, और मिडिल मैन के वजह से वो क्या लेते हैं, ज्यादा पैसे लेते हैं। ज्यादा पैसे लेने से जो छोटे फार्मर हैं वो ऋण लेंगे। उन सारे चीजों से बचने के लिए उन्होंने पराली की ही सिस्टम को यूज किया है। अगेन उल्टा पर्वत और सर्दियों की हवा में पैटर्न, भारत गंगा के मैदान में PM 2.5 को फंसाता है, जिससे प्रदूषण लंबे समय तक बना रहता है और सीमा पार हो जाता है। तो हाल ही में जैसे बताया कि पंजाब में पराली जलाने की वजह से क्या हो रहा है, जो दिल्ली में है वो ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। सिर्फ हरियाणा में ये जलाने से ये पॉल्यूशन 35% के आसपास ये जाता है। अन्यथा ये सारी चीजें क्यों हो रही है, विंड की वजह से हो रही है। पंजाब में विंटर के टाइम पे 54% ऑफ टाइम विंड फ्रॉम द स्टेट बिलो टुवर्ड दिल्ली लेड टू स्पाइक इन एयर पोल्यूशन, एंड सेम हरियाणा से 27% तक की ये चीजें आती हैं, और 2.5 लेवल तक और 12.44 यूनिट तक इस चीजों को इंक्रीज कर देती हैं। इसका मुख्यतः क्या है कि पराली जलाना किसान की व्यक्तिगत विफलता नहीं है, बल्कि प्रणालीगत नीतिगत विरोधाभासों, नव उदारवादी कृषि शासन और टूटे हुए बाजार का ढांचे का परंपरा है। तो क्या अब हम इस कंक्लूजन से बता सकते हैं कि ये दिक्कत सिर्फ किसान की नहीं है। किसान का सिर्फ एक अपना खुद का इच्छा नहीं है कि वो पराली को जलाए या पोल्यूशन इंक्रीज करे, बल्कि ये एक स्ट्रक्चरल फेलियर होने के वजह से हम इस चीज को कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पॉलिसीज में कमी है, इसी वजह से हम पराली को जलाने पे ज्यादा इंफेसाइज कर रहे हैं। विरोधाभास में क्या है कि राज्य एमएसपी खरीद के लिए धान की उपज बढ़ाए, साथ ही धान की कटाई के बाद बची हुई पराली न जलाए। किसान उत्पादन दबाव और विनियमन दंड के बीच फंसे हुए हैं और उनके पास कोई व्यवहार विकल्प नहीं है। तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है, तो जो पराली आधारित उत्पादों के लिए बाजार में बनाए, जो पराली बचा हुआ है उससे ऐसा कोई उत्पाद बनाए जो भविष्य के लिए ठीक हो और पोल्यूशन भी ना हो। ठीक है, जैसे पैकेजिंग जैसे सिस्टम को हम बढ़ा सकते हैं, ताकि बाजार और नीतिगत हस्तक्षेप, जो मिडिल मैन है उनके हस्तक्षेप को रोके, ज्यादा वो इंटरफेयर ना करे। एमएसपी को भी
क्या करे, थोड़ा सा अन्य फसलों के लिए भी इम्फेसाइज करे, जिससे जो फार्मर होंगे वो सिर्फ गेहूं और धान पे ना फोकस करके रेस्ट फसल पे भी अपने आप को फोकस करे। इसमें क्या होगा, ग्रामीण शहरी विभाजन भारत बनाम भारत धारणा को स्वीकार करे, किसानों को ऋण ग्रस्त करने वाली आकांक्षात्मक खपत को कम करने के लिए धार्मिक सांस्कृतिक संगठनों को शामिल करे। ये सारी चीजें कंक्लूजन हो जाएंगी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पराली को जलाने से रोक सकते हैं, हम कोई नियम बना सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं और पॉल्यूशन होने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट है कौन से रो है, ट्रिटियम न्यूट्रिनो प्रयोग ने न्यूट्रिनो द्रव्यमान को नई परिशुद्धता के साथ मापकर एक अभूतपूर्व उपलब्धि हाल की है। कैटरीन क्या है कि ये एक जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो जर्मनी में स्थित है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपना एक ईवी परिशुद्धता के साथ इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को नापा है। न्यूट्रिनो क्या होता है, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो मतलब अगर हम देखें तो न्यूट्री जिसका होता है मतलब न्यूट्रल, क्या मतलब होता है इसका, न्यूट्रिनो मतलब होता है न्यूट्रल, एंड इनो न्यूट्र स्मॉल, दैट इज ऐसा पार्टिकल जो ऐसा न्यूट्रॉन जो कि क्या होता है एकदम स्मॉल होता है। तो जब ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ तो जो एंटी न्यूट्रिनो जो न्यूट्रिनो है, जो एंटी न्यूट्रिनो है, इनको हमने क्या किया, बहुत सारा निकला, लेकिन उसके मास को हम नहीं समझ पाते। उसका मास जो है वो नॉर्मली 0 के आसपास है, ऐसा हम मानते हैं। इसका कोई भी मास अभी तरीके से नहीं निकाल पाया है कि आखिर इसका पर्टिकुलर मास क्या है। जो ये है न्यूट्रिनो है वो 3 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉनो होता है, न्यूनो एंड ट्यूनो करके होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ट्यूनो जो ये है वो सबसे कम हैवी होता है, ये सबसे कम हैवी है, साथ ही ये जो है वो सबसे ज्यादा हैवी होता है। तो इसके हमने जो ये कैटरीन है उसका प्रयोग किसके लिए किया है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो के मास को जानने के लिए। और इसके पढ़ाई से हमने क्या किया, इसके जो प्रयोग से हमने क्या किया, हमने ये फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो का जो मास है वो इतना है 0.45 ev सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम फाइनली इसके उपयोग से इसके माप को हमने सही तरीके से फाइंड आउट कर लिया है। इसके गुण क्या होते हैं, न्यूट्रिनो अत्यंत हल्के उप परमाणिक गण है जो शायद ही कभी पदार्थ के साथ संपर्क करते हैं, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो न्यूट्रिनो है वो न्यूट्रिनो इतने ज्यादा कम, लाइक इसका मास इतना कम होता है कि वो किसी भी मैटर से निकल जाते हैं, इजीली पास हो जाते हैं और रिएक्शन भी नहीं करते। इसके वजह से इसको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन न्यूट्रिनो का जो मास है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं, जैसे यूनिवर्स में कुछ और होगा, पर्टिकुलर जगह पे कुछ और होगा। तो लेकिन ये बहुत ही हल्के होते हैं, जिसको हमने फाइंड आउट नहीं कर पाया है किसी वजह से। इसी वजह से जो कैटरीन है उसने न्यूट्रिनो का जो अपना यूज करके, कैटरीन सिस्टम का यूज करके हमने फाइंड आउट कर लिया कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो का एक पर्टिकुलर मास क्या है। इसके अलावा इसमें और इतना, कैटरीन प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य सब ईवी परिशुद्धता के साथ म्यून न्यूट्रिनो का द्रव्यमान को मापना है, नहीं। हमने अभी फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो को हमने फाइंड आउट किया है। यहाँ न्यूट्रिनो द्रव्यमान निर्धारित करने के लिए ट्रिटियम बीटा क्षय का उपयोग करता है, हाँ, और यह जर्मनी में स्थित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। Now it is about the पेज नंबर 8 एडिटोरियल एनालिसिस में है, जो आरटीआई के बारे में बात करता है। इट इज कम्प्लीटली रिलेटेड विद द विच वन, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के साथ ये रिलेटेड है, एंड दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो कि किसका है, एक पार्ट फंडामेंटल राइट का पार्ट है।
ठीक है। ये एक फंडामेंटल राइट है जिसमें क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन में हर एक पीपल को राइट दिया जाता है कि वो चीजों को जाने, गवर्नमेंट से सारी चीजें मांगे, डाटा मांगे, और उससे क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी, पीपल में और भी ज्यादा पार्टिसिपेशन करने की इच्छा होगी, और इस तरीके से सरकार करप्शन करने से रुक सकता है। तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन है। लेकिन हाल ही में क्या हुआ है, इसमें अमेंडमेंट किया गया है इसके सेक्शन 8 क्लोज 1 सब क्लोज जे में, और किसके थ्रू, सेक्शन 44(3) के थ्रू। और कौन सा एक्ट है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 DP 2023। इसमें एक अमेंडमेंट किया गया है। इस अमेंडमेंट के थ्रू हमने किसमें चेंज करने की कोशिश की है, 8 क्लोज 1 सब क्लोज जे में, और किस सेक्शन के थ्रू, 44 सब क्लोज 3 के थ्रू हमने इसमें चेंजेस लाई है। नाउ व्हाट इज आरटीआई? आरटीआई क्या होता है कि हर एक इंसान को सूचना पाने का अधिकार, किससे, सरकार से। सरकार उसके लिए जवाबदेह होगी कि वो अपना जो भी डाटा है, जो भी पर्सनल चीजें हैं, वो जनता के सामने रखे, जो जनता से लार्जर इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। तो सेक्शन जो 81 जे है, जो हमने पारदर्शिता को बढ़ावा देने में ये कैसे भूमिका निभाती है, आखिर इसके अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं जिसको हमने अमेंड किया, और ये आने वाले टाइम के लिए क्या एक दिक्कत हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी को रोक सकता है। तो सेक्शन 8 क्लोज 1 सब क्लोज जे में सबसे पहले क्या दिया गया था, गोपनीयता और सार्वजनिक हित को संतुलित करता है। ठीक है, इसमें ये जो है वो बात करता है कि व्यक्तिगत जानकारी देने से इनकार करने की अनुमति देती है जब इसका सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध ना हो। मतलब अगर पब्लिक ऑफिशियल्स का कोई चीजें है जो पब्लिक इंटरेस्ट से नहीं जुड़ा हुआ, अगर वो लार्जर इंटरेस्ट से नहीं जुड़ा हुआ, तो सरकार जो है वो अपने चीजों को गोपनीय रखेगी, उसे नहीं बताएगी। लेकिन अगर ये गोपनीयता, किसी अधिकारी के मेडिकल रिकॉर्ड को रोका जा सकता है, लेकिन उनके वेतन या योग्यता का विवरण सार्वजनिक हित में होने का प्रकट किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा जो कुछ पर्सनल जो है, पब्लिक ऑफिशियल का जो पर्सनल चीजें हैं जो कि लार्जर इंटरेस्ट से नहीं जुड़ा हुआ, उसको गोपनीय रखा जा सकता है। तो एग्जाम्पल कि अगर कोई ऑफिसर का मेडिकल रिकॉर्ड है, उसको हम छुपा सकते हैं, लेकिन उसके जो वेजेस हैं, जो उसको सैलरी मिल रहा है, उसको कितना सैलरी मिल रहा है, वो सारी चीजें छुपाई नहीं जा सकती है, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सेकेंड क्या हुआ है, सार्वजनिक हित अधिरोहण शामिल है। भले ही जानकारी व्यक्तिगत हो, लेकिन अगर व्यापक सार्वजनिक हित शामिल हो तो इसका खुलासा किया जाना चाहिए। जैसे हाल ही में हमने क्या देखा था, जाति प्रमाण पत्र, एक नौकरशाह जो ब्यूरोक्रेट थे, जो उनके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर हम सामने लेकर आए, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ उनके पर्सनल बात का था, लेकिन ये पर्सनल चीज अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है तो उसको सामने लाना पड़ेगा कि किस तरीके से इन्होंने रिजर्वेशन के पॉलिसीज को यूज किया। नेक्स्ट वन, सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाता है। अधिकारियों के कार्यों, योग्यता और लाभों की जांच की अनुमति देकर सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। आरटीआई प्रश्नों ने निर्वाचित प्रतिनिधियों और सिविल सेवकों के बीच फर्जी शैक्षणिक डिग्री के मामले को उजागर किया है। तो इसमें क्या हो रहा है, तीसरा क्या है कि जितने भी सरकारी का अधिकारी हैं उनको ये अकाउंटेबल बनाता है सिटीजन के थ्रू, पब्लिक ऑफिशियल के थ्रू, कि अगर हमने कुछ भी ऐसा करप्शन वाला भी काम किया है तो उसको सामने रखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है वो कंप्लीटली अकाउंटेबल है, किसके, सिटीजन के। सिटीजन सवाल पूछेगी, गवर्नमेंट उसको जवाब देगी। और इस आरटीआई के वजह से हमने कई सारे प्रश्नों से हमने निर्वाचित प्रतिनिधियों और सिविल सेवकों के जो फर्जी डिग्री था उस चीज को सामने लेकर आए हैं। साथ ही साथ नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए भी सशक्त बनाता है। जो सिटीजन है वो ज्यादा इम्पावर्ड होंगे कि उनको और भी ज्यादा क्वेश्चन पूछना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। उनके अलावा पूर्ण इनकार को रोकता है, यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारी केवल सूचना को व्यक्तिगत बताकर आरटीआई अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकते, उन्हें बताना होगा कि गोपनीयता को कैसे प्रभावित करे। तो आरटीआई ने अगर हमने कुछ सूचना मांगा है तो हम उसको पर्सनल कह के नहीं रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर हम पर्सनल करके रिजेक्ट कर रहे हैं तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि कैसे हमने रिजेक्ट किया, वो क्या पर्सनल चीजें हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं है, इसीलिए ये पूरा अपना डिटेल देगा। लेकिन हाल ही में अगर ये डीपी
डीपी अधिनियम 2023 के थ्रू हमने इसको चेंज कर दिया है। तो अब इसमें क्या परिवर्तन आने वाला है, जनहित सुरक्षा को हटाता है। जैसे इसमें व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान को समाप्त करके आरटीआई अधिनियम के द्वारा में संशोधन करता है। इसमें क्या हुआ कि जो हम 81J में हम ये बात करते थे कि पर्सनल चीजें हैं, तो वो पर्सनल चीजें बतानी पड़ती थी पब्लिक इंटरेस्ट, और पर्सनल हो भी तो पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है तो हमें उसको बताना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब हम अपना आप को ऐसे बोल सकते हैं कि दैट इज माय पर्सनल थिंग, आई विल नॉट डिस्क्लोज, तो वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। इससे ट्रांसपेरेंसी में क्या हो रही है, दिक्कत आ रही है। अस्पष्ट परिभाषा के माध्यम से पूरी तरह से अस्वीकार करने में सक्षम बनाता है। व्यक्तिगत जानकारी शब्द व्यापक और अपरिभाषित है, जिसमें अधिकारी कई प्रकार के सार्वजनिक प्रासंगिक डेटा को निजी के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। उदाहरण, सरकारी कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता या संपत्ति के खुलासे जैसे विवरण को व्यक्तिगत। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या था कि व्यक्तिगत में बताना पड़ता था कि क्यों व्यक्तिगत है, लेकिन अब यहाँ पे क्या कह दिया गया है कि इसको काफी वाइड कर दिया गया है कि हम किसी भी चीज को पर्सनल बोल के हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, चाहे मेरा सैलरी हो या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, हम अपने आप को ऐसे डिस्क्लोज करने से रोकेंगे। अगेन हमारे जो सिटीजन के सवाल पूछने की जो कैपेबिलिटी है उसको कम किए जाने की संभावना है। अगेन हमने ट्रांसपेरेंसी क्या कर दिया है, कमजोर कर दिया गया है, जिससे क्या हमेशा भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावनाएं बढ़ ही रहेगी। अंडरस्टैंड। अब 2017 में के एस पुट्टुस्वामी का एक केस आया था जो जुड़ा हुआ है राइट टू प्राइवेसी से, जिसको आर्टिकल नंबर 21 में हम मेंशन करते हैं। नाउ ये राइट टू प्राइवेसी जो है वो आरटीआई से कैसे जुड़ा हुआ है, तो जो ये आरटीआई है, राइट टू प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए हम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। लेकिन ये जो नई संशोधन की गई है वो के एस पुट्टुस्वामी केस के अगेंस्ट में ही जा रही है, जिसमें जो राइट टू प्राइवेसी है, जो पर्सनल चीजें हम बता के कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी लाने में और करप्शन बढ़ाने में सहायक हो रहा है। गोपनीयता और पारदर्शिता के संतुलन सिद्धांत की अनदेखी, के एस पुट्टुस्वामी निर्णय 2017 ने गोपनीयता के अधिकार को बरकरार रखा, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया कि इसे सूचना के अधिकार और सार्वजनिक हित सहित अन्य मौलिक अधिकारों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। और डीपीडीपी संशोधन आरटीआई अधिनियम ने सार्वजनिक हित परीक्षण को हटा देता है, जिससे भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी का खुलासा हो सकता है। तो के एस पुट्टुस्वामी ने कहा था कि जब हमारा राइट टू प्राइवेसी का ये चीजें हैं, जो हमें पता है कि जो हमारी पर्सनल चीजें हैं, इट शुड नॉट बी डिस्क्लोज, लेकिन ये साथ ही ये मेंटेन भी बैलेंस बना के रखना है कि क्या राइट टू इंफॉर्मेशन का दायरा है। अगर हमें वो पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है तो हमें बताना जरूरी हो जाता है, लेकिन अभी के टाइम का जो एक्ट है वो कह दिया है कि नहीं, पर्सनल मीन्स पर्सनल, तो वो चीजें पर्सनल, जो क्या पर्सनल है जिसकी डेफिनेशन वेग है, उसको काफी वाइड कर दिया है कि हम किसी भी चीज को पर्सनल बता के उसको सामने नहीं लाएंगे, जिससे हमें क्या बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावनाएं है। लोकतांत्रिक जवाबदेही को भी कमजोर कर रहा है, साथ ही जो नागरिक है उसको अलग अलग विकृत करता है, जिसे पुट्टुस्वामी जोर दिया कि पारदर्शिता लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। अंडरस्टैंड। लेकिन अब इसके वजह से क्या हो रहा है कि आवश्यक चीजों को भी हम डिस्क्लोज करने से रोक रहे हैं, जैसे शैक्षिक योग्यता, प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें क्या है, एक सरकारी कर्मचारियों की शैक्षिक पृष्ठभूमि है, जो इस आरटीआई के अंदर जो हमने बात किया गया है, वो हम किसके बारे में बात करते हैं कि हम क्या चीज नहीं बताएंगे। तो एक है, अगर किसी भी ऑफिशियल की शैक्षिक योग्यता और प्रमाण पत्र है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, चाहे वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में जुड़ा हुआ क्यों ना हो। साथ ही साथ जाति और समुदाय प्रमाण पत्र को भी हम सामने नहीं लाएंगे। अंडरस्टैंड। तो ये, और तीसरा संपत्ति जो है उसको भी सामने नहीं लाएंगे। तो इन सारे तीनों चीजों के लिए जो गवर्नमेंट है वो ना कह सकता है कि हम इसके बारे में डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बिकॉज दिस वन इज माई पर्सनल। अंडरस्टैंड। तो दिस इज राइट टू एक्ट और राइट टू इंफॉर्मेशन। आई होप आज की क्लासेस आपको समझ में आई होंगी, और मैं अपनी क्लास अब यहीं पे खत्म करती हूँ। फिर मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।